पूछूंगा कि ईरान में असल में चल क्या रहा है। यहाँ पे दिखाई पड़ता है कि सड़कों में लाशें गिरी हुई हैं, पोस्टमार्टम के लिए जगह नहीं है, कहते हैं जनसंहार जिनोसाइड चल रहा है वहाँ पर। हुआ कि 2 ईरानियन जो नोबेल लॉरिएट्स हैं वो जेल में सड़ रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही वहाँ पर। जिस देश में हिजाब ना पहनने की वजह से, बुर्का उतारने की वजह से किसी लड़की को गोली मार दी जाती है, उस देश में तो ये होना बहुत स्वाभाविक है। ये जो प्रोटेस्ट हैं, इनको इजराइल का समर्थन है, इनको यूएस का समर्थन है। वहाँ पे किसी भी आदमी को ये शौक नहीं है कि वो जाकर के सड़कों में गोली खा ले और मर जाए। ईरान दुनिया का संभवतः पहला ऐसा देश होगा जहाँ पे एक मोरल पुलिस है। भारत में वैसी करने की कोशिशें हो रही हैं, जो बजरंग दल और ये करते हैं यहाँ के लोग, हिंदू वाहिनी विभाग लोग करते हैं, ये वैलेंटाइंस डे पे जो करते हैं, उसका काम ही है ये देखना है कि कौन लड़की सिगरेट पी रही, कौन नहीं पी रही, कौन बुर्का पहन रही, कौन नहीं पहन रही है, कौन गाना गा रही, कौन नहीं गा रही है। आपको पता है वहाँ पे गाना नहीं गा सकते आप, संगीत पर प्रतिबंध है कि खुले आम जैसे भी मशीन पे लटका के फांसियां दी गई हैं ताकि नुमाइश हो सके, उसके लोग डर सके। इस्लाम के अंदर वर्चस्व को लेकर के जो संघर्ष है, ये असल में उसका नतीजा है। ईरान से हम फार बेटर हैं, लेकिन स्थितियां हमारे यहाँ भी धीरे धीरे खराब ही हो रही हैं। उसका मैं एक इंटरेस्टिंग कारण आपको बताता हूँ। इसकी डाइवर्सिटी, इसकी जो विविधता है, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी मिटाने के लिए लगी हुई है। ऐसे इंस्टांसेस की झड़ी लगी हुई है जिसमें अल्पसंख्यकों के खुलेआम मैसेकर की बात की जा रही है। ऐसा लगता है कि भारत बहुत ज्यादा दूर नहीं है। भारत तटस्थ क्यों है इतना? उसको प्रोएक्टिव होना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी में इतना सड़न कभी महसूस नहीं की कि भारत कभी कुछ बोलता ही नहीं। ये हालत तब है जब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि 2025 में जबकि भारत मोदी जी के नेतृत्व में खुद को विश्व गुरु कहता है, भारत का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, जो यहाँ पे लोग सरकार चला रहे हैं, वो मोरली करप्ट और बैंकरप्ट लोग हैं। उनकी कोई थिंकिंग नहीं है, ना उनकी कोई पॉलिसी है। फॉरेन पॉलिसी का मतलब हो गया मोदी जी का चेहरा दिखाना, मोदी जी के लिए प्रोग्राम करवाना, इवेंट करवाना। बीजेपी की सरकार आई है तब से ये है कि ये पावर के सामने बिल्कुल सरेंडर बिछ जाते हैं। भारत के कम्युनिस्टों को अगर सबसे ज्यादा किसी ने गालियां दी हैं, किसी ने देशद्रोही कहा है, आतंकवादी कहा है, वो है संघ और बीजेपी के लोग। लेकिन दुनिया की जो सबसे दुर्दांत कम्युनिस्ट पार्टी है, जब उसके चुटभइये नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल आता है, तो उसको ये अपने हेड ऑफिस में बुला करके उसकी चाय पानी करवाते हैं और ऐसे खड़े होते हैं जैसे कि उनकी पत्तल उठा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं को नहीं निकाल पा रहे हैं, वहां पे रोज हिंदू मारे जा रहे हैं, रोज हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, उनको वहां पे किसी से वाइप आउट कर दिया गया। लेकिन इन्होंने यूक्रेन की वॉर रुकवा दी। जो ट्रम्प हैं, ये पूरा किसिंजर मॉडल फॉलो कर रहे हैं और पूरे साउथ को बर्बाद कर देना चाहते हैं, या फिर कम से कम उस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि वो अमेरिकी हितों के काम आता रहे। और सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं, मेरे दोस्त और देश के जाने माने जर्नलिस्ट विश्वदीपक। विश्वदीपक, स्वागत है आपका। थैंक यू। विश्वदीपक, बहुत भूमिका बांधने की जरूरत नहीं है, मैं बस सीधे पूछूंगा कि ईरान में असल में चल क्या रहा है। मतलब जिस तरीके से ग्लोबल मीडिया इसको दिखा रहा है कि जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं ईरान में, वो लोकतंत्र समर्थक प्रोटेस्ट है और ह्यूमन राइट्स के समर्थन में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्रम्प बयानबाजी कर रहा है और जिस तरीके से उसने वेनेजुएला को लिया और मतलब जो उसकी एक्टिविटी है रिसेंट पास्ट में, उससे ये मामला इतना सरल नहीं लग रहा है। देखिए, इसमें ये काफी जटिल मसला है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये उतना आसान नहीं है जितना कि इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन यह उतना कठिन भी नहीं है जितना कि इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। आप दोनों जो अतियां हैं उसके बीच से में अगर आप खड़े होकर के और बिल्कुल तार्किक के नजरिए से आपको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें बहुत सारे इसके पहलू हैं, बहुत सारे इसके बातें हैं जिसके बारे में थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए। एक जो मार्क्सिस्ट जो तबका है, जिसको आप लेफ्ट कहते हैं मोटे तौर पर, इसमें एक बहुत ही प्रचलित बात चलती है, सूक्तवा की तरह इसको दोहराया जाता है। वो ये है कि जहां जहां दमन होता है वहां वहां प्रतिरोध होता है। ये माओ त्से तुंग अक्सर कहा करते थे और ये चीन में बहुत चलता है। और चीन से लेकर के हमारे देश में जो माओवादी हैं, लेफ्ट पार्टी लोग हैं, या फ्रॉम पार्लियामेंटेरियन लेफ्ट टू एक्सट्रीम लेफ्ट, सारे लोग इस चीज को दोहराते हैं कि जहां जहां दमन है वहां वहां प्रतिरोध होता है। तो अगर ईरान में प्रतिरोध हो रहा है और इस स्तर का प्रतिरोध हो रहा है कि वहां पे जो ईरानियन रिजीम है, वहां की जो इस्लामिस्ट ईरानियन रिजीम है, उसके सारे सिंबल्स को जलाया जा रहा है, लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, उनको गोलियां मारी जा रही है, बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी जा रही है, हम देख चुके हैं। तमाम तरह की इसमें जो ऐसे वीडियोज आ रहे हैं, और वहां पे इंटरनेट पे बैन लगा दिए गए, लेकिन तमाम ऐसे वीडियोज आ रहे हैं सामने, जहाँ पे दिखाई पड़ता है कि सड़कों में लाशें गिरी हुई हैं, हॉस्पिटल्स में लाशें गिरी हुई हैं, पोस्टमार्टम के लिए जगह नहीं है, और पोस्टमार्टम छोड़िए, पोस्टमार्टम करने भी नहीं दिया जा रहा है। और एक तरीके से पूरे ईरान
निशान बना दिया गया है। मार मार गोली, बिल्कुल बिल्कुल आप इसको कहते हैं पर्ज, जिसको कहते हैं जनसंहार, जिनोसाइड चल रहा वहां पर। तो ये एक सच्चाई है वहां पर। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ कह रहे हैं, और अगर आप भी समझना चाहते हैं कि ईरान की, अमेरिका की जो दादागिरी है, जो ट्रम्प की बेवकूफियां हैं, जो उसकी धमकियां हैं, इसराइल की जो बदमाशियां हैं, वो एक तरफ है। लेकिन वहां पे ये सिचुएशन क्यों आन पड़ी है, इसको भी समझने की जरूरत है। और वहां पे इतना ज्यादा दमन हुआ है, ईरानियन रिजीम ने किया है वहां पे, बेसिकली जिसको आप मुल्ला रिजीम कह सकते हैं वहां की, जो कि बिल्कुल बेसिकली उन्होंने इतना दमन किया है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो, चाहे वो आप देखिए ना, चाहे वहां फिल्मकार हो, लेखक हो, थिंकर हो, जर्नलिस्ट हो, राइटर हो, तमाम लोगों का वहां पे बेइंतहा दमन किया गया है वहां पे। बहुत सारे लोग निर्वासन में जी रहे हैं। अनुराग कश्यप, एक माजिद मजीदी, जहां तक मेरा नाम है, बहुत बड़े वहां के फिल्मकार हैं। एक से मैं मिला था, उनका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, वो हैम्बुर्ग में रहते हैं। अनुराग कश्यप उनको फॉलो करते हैं और इस समय विश्व सिनेमा के सबसे बड़े प्रमुख फिल्मकारों में से एक है। लेकिन वो ईरान में नहीं रह सकते हैं। आपको पता ही होगा कि 2 ईरानियन जो नोबेल लॉरिएट्स हैं वो जेल में सड़ रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही वहां पर। तो जिस देश में हिजाब ना पहनने की वजह से, बुर्का उतारने की वजह से किसी लड़की को गोली मार दी जाती है, वहां की एक, उस देश में तो ये होना बहुत स्वाभाविक है। अब इसके बाद आती है कि ईरान और इजराइल की बदमाशी की जो धमकियां हैं, उनकी जो साजिशें हैं, और फिर ग्लोबल मीडिया का जो इसकी रिपोर्टिंग है, वो एक इसका दूसरा मसला है। लेकिन उनको ग्लोबल मीडिया में जो ये रिपोर्टिंग चल रही है, ईरान जो जो ट्रम्प कर रहा है, जो धमकियां दे रहा है, उसको जगह कहाँ से मिली, उसको सोर्स कहाँ उसका, वो है उस दमन में, उस सप्रेशन में, जो कि खामनेई की सरकार ने, मतलब वही चूंकि हेड ऑफ द स्टेट है, और ईरानियन रिजीम ने जो किया है। और मैं पहली बार अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मैंने नहीं देखा ऐसे। बांग्लादेश में मैंने सुना था, लेकिन मैंने नहीं देखा। पाकिस्तान वगैरह में होती है इस तरह की जो सिविल वॉर होते हैं, वो सब हमने देखा है। लेकिन सिस्टमेटिक, ब्रूटली और स्टेट पावर का यूज करके अपने ही लोगों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारना, जनसंहार करने में पहली बार कर रहा हूँ। और इसके पीछे एक धर्म सत्ता है, थियोक्रेसी है, मुल्ला रिजीम ईरान की, जो कि इसको कर रही है और खुलेआम कर रही है। ईरान का, इजराइल के जो थ्रेट है, अमेरिका का जो इंपीरियलिज्म है, उसकी ज्यादा एक तरफ। लेकिन अगर आप उसको हटा दें, तो ईरानियन रिजीम अपने लोगों से कैसा व्यवहार कर रही है, उसको भी देखे जाने की जरूरत है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि मतलब ट्रम्प और मतलब यूएस और इजराइल जो कर रहा है सो कर ही रहा है, लेकिन ईरान में भी गड़बड़ हो रहा है। और ये तो आप मान रहे हैं ना, कहीं ना कहीं ये जो प्रोटेस्ट हैं, इनको इजराइल का समर्थन है, इनको यूएस का समर्थन है, ये देखिए, बात तो आप इजराइल के समर्थन होने से इस प्रोटेस्ट की वैलिडिटी खत्म नहीं हो जाती है। नहीं, ठीक बात है, मैं इस पूछ रहा हूँ प्रोटेस्ट बस आपको। इस एग्जैक्टली बिल्कुल, लोग, मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट की लेजिटिमेसी जो है, वो इजराइल के समर्थन करने से और ट्रम्प के स्टेटमेंट से खत्म हो जाती है। वहां पे किसी भी आदमी को ये शौक नहीं है कि वो जाकर के सड़कों में गोली खा ले और मर जाए, 15 रुपए की एक रोटी खरीदे और दूध पीने को ना मिले। ये बिल्कुल सही मैं बात देख है, रहा वहां हूँ, की मैंने बहुत सारे सिचुएशन। लोगों को देखा। मैंने तो, आप सुनिए, मैंने यहाँ तक देखा लोगों को कि लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जो सड़कों पर उतर करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो ईरान की जनता है या नहीं है। वो मोसाद के एजेंट है, वो अमेरिका के एजेंट है। इस लेवल तक हिपोक्रेसी चल रही है भारत में। ये इस प्रोटेस्ट की वैलिडिटी इस बात से समाप्त नहीं होती है। उन महिलाओं की आपने देखा होगा, आपने और पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे महिलाओं ने अपने बुर्के और हिजाब उतारे। वहां ईरान दुनिया का संभवतः पहला ऐसा देश होगा जहां पे एक मोरल पुलिस है। भारत में वैसी करने की कोशिशें हो रही हैं, जो बजरंग दल और ये करते हैं, यहाँ के लोग, हिंदू वाहिनी युवा लोग करते हैं, ये वैलेंटाइंस डे पे जो करते हैं, ये जो मोरल पुलिस है, तो वहां पे तो बाकायदा एक डिपार्टमेंट है, आधिकारिक डिपार्टमेंट है, जिसमें से कि लोगों को नौकरी करते हैं और उसकी पूरी एक हायरार्की और लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं। उसका काम ही है ये देखना है कि कौन लड़की सिगरेट पी रही, कौन नहीं पी रही, कौन बुर्का पहन रही, कौन नहीं पहन रही है, कौन गाना गा रही, कौन नहीं गा रही है। आपको पता है वहां पे गाना नहीं गा सकते आप, संगीत पर प्रतिबंध है, गाना गाने पे आपकी जान जा सकती है। वहां पे लोगों को खुलेआम, मैंने नहीं देखा था पहले, लेकिन मैंने देखा है वहां पे कि खुले आम जैसे भी मशीन पे लटका के फांसियां दी गई हैं, ताकि नुमाइश हो सके, उसके लोग डर सके। ये तो तालिबान से की तरह का रिजीम है। नहीं नहीं, उसकी बिल्कुल सही कह वैलिडिटी रहे पे हैं आप। सवाल नहीं उठाना चाहिए, मेरा ख्याल है। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। मतलब अब थोड़ी देर के लिए इस बात को यहीं रख देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि ये प्रोटेस्ट की वैलिडिटी पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, चाहे समर्थन इजराइल का हो, चाहे यूएस का हो। ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो हो ही रहा है। आपने देखा होगा कि तमाम ऐसे देश हैं इस समय जो यूएन में हैं, इसके बावजूद उनमें डेमोक्रेसी नहीं है।
और तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर इस किस्म की ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते रहते हैं। अपने देश भारत की बात करें तो भारत में क्या एक एक इंडेक्स मैंने देखा था अभी हाल में, होलोकॉस्ट, वो मतलब होलोकॉस्ट से रिलेटेड था, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम याद नहीं आ रहा। उसमें ये था कि भारत में मैसेकर होने की संभावना कितनी है। तो उसमें उसमें सूडान और इन देशों के बाद चौथे नंबर पर भारत का नाम था। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम लेजिटिमेसी देते हैं किसी देश को, जैसे यूएस को लेजिटिमेसी मिली कि उसने वेनेजुएला को हथियाने की कोशिश की, और सब जानते हैं कि वहां वो डेमोक्रेटिक फोर्स के रूप में जाना नहीं चाहता है, वो ऑयल रिजर्व्स के लिए जो है जाना चाहता है। और ईरान भी अगर डिस्टेबलाइज होगा तो यूएस को क्या फायदा है, ये सबको पता है। बेसिकली मिडिल ईस्ट को पूरा खत्म कर देना चाहते हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या इस तरीके की लेजिटिमेसी को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए? इसके रास्ते हैं, तमाम हैं, इंटरनेशनल फोरम्स हैं, उनके माध्यम से उसको घेरा जाना चाहिए, और कई तरीके हैं। लेकिन इस तरीके से कि मैं अब हमला करूंगा और हम ईरान को खत्म कर देंगे, जैसे वेनेजुएला को उन्होंने डिस्टेबलाइज किया है, वैसे ईरान को भी कर देंगे, इस तरीके से मिडिल ईस्ट पूरा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। देखिए, मिडिल ईस्ट और फर्दर डिस्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट आप देखें तो अदर देन जो अरेबिक स्टेट्स हैं उनके अलावा वो लगभग डिस्टेबलाइज बिल्कुल है ही। पिछले है ही। 25-30 सालों से तो हम लोग खुद ही देख रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 90s हम्म। का जो गल्फ वॉर हुआ था तब से लेकर के आज तक कहीं ना कहीं पे वो डिस्टेबलाइज है। क्यों? क्योंकि हम्म। वो जो दो मेजर पावर्स है उनके बीच का वो प्लेग्राउंड बन चुका है मिडिल ईस्ट। और इन मेजर हम्म। ये जो वहां के जो स्टेट्स हैं, जो अरेबिक स्टेट्स हैं, वहां पे भी एक जो उनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन शिया हम्म। एंड सुन्नी स्टेट्स। वहां के जितने हम्म। भी सुन्नी स्टेट्स हैं वो अमेरिका के क्लाइंट स्टेट हैं, अमेरिका के पपेट्स हैं, अमेरिका के हाथी हम्म। कठपुतलियां हैं, दलाल हैं। चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, चाहे वो कतर हम्म। हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो मिस्र हो, हम्म। चाहे वो जॉर्डन हो। ये सारे सुन्नी स्टेट है जहाँ की पॉपुलेशन सुन्नी है। ईरान वहां पे हम्म। एकमात्र शिया देश है। तो शिया और सुन्नी के बीच का जो अंतर संघर्ष है, अंतर विरोध है, उस नजरिए अगर आप देखेंगे तो ये समझ में आएगा हम्म। कि वहां पे क्यों मेजर पावर्स जो है हमेशा से प्ले करती हैं, और दोनों दोनों तरह के जो स्टेट्स है वो कहीं ना कहीं दो से किसी एक के हाथ में खेलते रहते हैं। तो एक तो ये बात है, वो डिस्टेबलाइज है ही वो। गल्फ वॉर से लेकर के 90s में जो गल्फ वॉर हुई उसके बाद दोबारा हुआ, फिर सद्दाम हुसैन को डिस्टेबलाइज किया, सीरिया पूरी तरीके से अस्थिर है। तो एक तो ये है कि मेजर जो पावर है उनके बीच में प्लेग्राउंड बना। दूसरी बात यह है वहां पर कि जो शिया और सुन्नी का जो अंतर विरोध है, उनके जो जो उनकी जो इंटरनल फाइटिंग है, धर्म इस्लाम, देखिए इस्लाम के अंदर वर्चस्व को लेकर के जो संघर्ष है ये असल में उसका नतीजा है। ये इसको ऐसे भी देखे कि एक जमाने में जैसे क्रिश्चियनिटी में हुआ करता था कि असली क्रिश्चियन कौन है, प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक है। आज वही इसको बाद में क्रिश्चियनिटी ने रिजॉल्व कर लिया इस संघर्ष को। लेकिन वो रिजॉल्व इस्लाम में अभी तक मतलब वो चीजें रिजॉल्व नहीं हुई हैं। तो शिया और सुन्नी का जो इस्लाम का सही बिहोल्डर कौन है, सही ध्वजवाहक कौन है, इसको लेकर के जो अंतर संघर्ष है उसका भी नतीजा इन चीजों में देखने को मिलता है, उसका भी परिणाम देखने को मिलता है। अब बात आती है कि अमेरिका को रोकने की और उसका जो प्रभाव है उसको कम करने की। तो हम देख रहे हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ नाम की संस्था है, जो कि हम्म। काफी हद तक प्रभावी थी, वो बिना मतलब वो खत्म हो चुकी, वो अर्थहीन हो चुकी है। वो एक जस्ट क्लब ऑफ नेशंस है। और अमेरिका ने अभी भी, अमेरिका इस देश की सुपर पावर है दुनिया की, इसमें से कोई से इनकार नहीं कर सकता, आप उसे पसंद करें या ना करें। 62 ऐसी संस्थाएं थी जहां पे अमेरिका के होने से उनको वैधता मिलती थी, ताकत मिलती थी, उनसे वो अलग हो चुका है। तो एक तरीके से डिफंक्ट है ये संस्था, इसका कोई अब अर्थ नहीं रह गया है। तो कुल मिलाकर के जो रास्ता मुझे समझ में आता है वो यही है कि दुनिया में बड़े स्तर पे अवेकनिंग हो, जनता इस जनमत जिसको कहते हैं इसके विरोध में बने, प्रोटेस्ट हो, और खुद अमेरिका के अंदर इसका माहौल बने। लेकिन वो तब बनेगा जब आपके हाथ खून से रंगे नहीं होंगे, जैसा कि वियतनाम वॉर के दौरान हुआ। हमने देखा कि वियतनाम वॉर से अमेरिका को हटना पड़ा, वो इसलिए नहीं हटा क्योंकि वियतनाम वॉर में वो क्यों हुआ, अमेरिका की जनता सड़कों पे उतर गई, उसने कहा कि आप ये जो वहां पे लड़ाई लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, वो हमें नहीं चाहिए, वो हमारा युद्ध नहीं है। ये आपकी जो ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, ये उसकी लड़ाई है, बड़ी बड़ी कंपनियों की लड़ाई है, हमारी नहीं है। तो अमेरिका को पीछे हटना पड़ा, वहां से निकलना पड़ा। लेकिन वो कब होगा? जब ईरान की रिजीम थोड़ा सा मोरल और पाकसाफ दिखेगी। इसका एक यही रास्ता है, क्योंकि संस्थाएं जो है, अगर आप बात करें जो इंटरनेशनल जो जिनको जिम्मेदारी थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति करने की, स्थापित करने की, दोनों के बीच में बातचीत कराने की, डायलॉग कराने की, वो सब बेमानी हो चुकी है।
यही बात है। और आप ये सोचिए कि कल के दिन अगर यूएस भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करे इन द वे, जिस तरीके से ईरान में कर रहा है, जिस तरीके से तमाम अन्य देशों में कर रहा है, हमारे यहाँ भी स्थिति कोई बहुत अच्छी तो नहीं, हाँ इतनी बुरी नहीं है जितनी ईरान में, ये बात सही है। ईरान से हम फार बेटर हैं, लेकिन स्थितियां हमारे यहाँ भी धीरे धीरे खराब ही हो रही हैं। आप देखिए जिस तरीके निश्चित से रूप से आपने बहुत बढ़िया बजरंग। बिंदु उठाई, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि इस पूरे आप दक्षिण एशिया में हम्म। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, हम्म। थाईलैंड, इंडोनेशिया, तमाम देशों के बीच में चाइना, इन तमाम देशों के बीच में ईरान से भी अगर आप ले लें थोड़ा सा पश्चिमी एशिया से, तो हिंदुस्तान ही एकमात्र देश है जहां पे पिछले 30 से 40 सालों में ऐसी कोई भी घटना नहीं हो पाई। ऐसा नहीं कि अमेरिका ने कोशिश नहीं की, अमेरिका ने बहुत पर्याप्त कोशिश की। मैं आपको बता दूं, अभी अगर आप अभी विश्व इतिहास को पे निगाह दौड़ाएं सरसरी तौर पे, तो आप पाएंगे कि घटनाएं लगभग वैसे ही हो रही हैं जैसी 60 और 70 के दशक में होती थी जब कोल्ड वॉर अपने चरम पे था। लगभग बिल्कुल उसी सही कहा आपने। तरीके से देशों में तख्ता पलट हो रहे हैं, जो स्टेट हेड्स हैं उनके मर्डर हो रहे हैं, क्रांतियां हो रही हैं, जन विद्रोह हो रहे हैं, बगावतें हो रही हैं। लगभग वही पैटर्न है जो 60-70 के दशक में वो बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, तमाम जगहों पे हुआ। वही देखने को हमको वही पैटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन अमेरिका में भी वही हुआ था और आज भी वही देखने को मिला है। इन सब के बीच सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जो स्थिर बना हुआ है। ऑल द सिचुएशन यहाँ बहुत अच्छी नहीं है। उसका मैं एक इंटरेस्टिंग कारण आपको बताता हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत एक तो क्षेत्रफल में काफी विशाल देश है, दूसरी बात है इसकी डाइवर्सिटी, इसकी जो विविधता है जिसको कि भारतीय जनता पार्टी मिटाने के लिए लगी हुई है, सरकारें और तमाम उनके जो संगठन है और उसको ध्वस्त करने पर लगे हुए हैं। इसको बचाए रखने में, स्थिर बनाए रखने के पीछे एकमात्र कारण वही है, उसकी डाइवर्सिटी, विविधता, एक चीज। और दूसरी चीज, आजादी के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में इस देश में संस्थाओं को मजबूत करने की जो कोशिशें शुरू हुई और ऐसी संस्थाएं बनाई जो जो कि चेक एंड बैलेंस रखती हैं, उसकी वजह से काफी हद तक ये देश स्थिर बना रहा और आज भी बना हुआ है। लेकिन उनको जैसे जैसे संस्थाएं कमजोर हो रही हैं, उनको तोड़ दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि हमें 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 वैसे वैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं समाज में कि किसी भी दिन ये इसकी हालत जो है मिडिल ईस्ट के जो देश है उनकी तरह हो सकती है। खुलेआम मुसलमानों की मास किलिंग को लेकर के एक एमएलए बोल रहा है, एक बजरंग दल का सड़क छाप नेता थाने में जाकर के थानेदार को गाली गलौज करने लगता है। मतलब ऐसे ऐसे इंस्टांसेस की झड़ी लगी हुई है जिसमें अल्पसंख्यकों के खुलेआम मैसेकर की बात की जा रही है। हम बहुत, ऐसा लगता है कि भारत बहुत ज्यादा दूर नहीं है अब उस स्थिति से। आपने जो बात ये कही ना, तो ये बात यहाँ पर रखनी जरूरी है, खासकर यूएस के संदर्भ में। मुझे याद आता है कि 70 के दशक में जब हेनरी किसिंजर जो आया और उसने, जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और डिप्लोमेट था, उसने किस तरीके से वियतनाम, कंबोडिया, चिली, मैक्सिको, अर्जेंटीना और यहां तक कि भारत में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की बिल्कुल 1971 के कोशिश की दौर उसने। में। और वो बिल्कुल खुल के बोलता था कि नथिंग इंपॉर्टेंट कैन कम फ्रॉम साउथ। उसके लिए साउथ बिल्कुल मतलब गार्बेज था। साउथ बिल्कुल मतलब आप एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया। और आज बिल्कुल। भी यूएस, ट्रंप उसी पॉलिसी पे चल रहा है और वही हालत कर देना चाह रहा है। तो मुझे ये लगता है कि भारत ऐसी अवस्था में, भारत इतना तटस्थ क्यों है, इतना स्थिर क्यों लग रहा है? स्थिर सही शब्द नहीं है, भारत तटस्थ क्यों है इतना? उसको प्रोएक्टिव अच्छा, होना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी में इतना सड़न कभी महसूस नहीं की कि भारत कभी कुछ बोलता ही नहीं। बिल्कुल। ये हालत तब है जब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि 2025 में, जबकि भारत मोदी जी के नेतृत्व में खुद को विश्व गुरु कहता है और निश्चित रूप से भारत की आर्थिक स्थिति, सामरिक स्थिति, मिलिट्री वाइज पहले से बहुत बेहतर है 60-70 के दशक के मुकाबले। लेकिन एक चीज जो मिसिंग है वो ये है कि मोरल इंटीग्रिटी। भारत का जो आज जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, जो यहाँ पे लोग सरकार चला रहे हैं, वो मोरली करप्ट और बैंकरप्ट लोग हैं। उनकी कोई थिंकिंग नहीं है, ना उनकी कोई पॉलिसी है। पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी का मतलब हो गया मोदी मोदी जी का चेहरा दिखाना, मोदी जी के लिए प्रोग्राम करवाना, इवेंट करवाना। मोदी जी डमरू बजाते हैं, कभी बांसुरी बजाते हैं, कभी वो ढोलक बजाते हैं। ये है उनकी फॉरेन पॉलिसी। क्योंकि पूरी फॉरेन पॉलिसी को समेट करके जब एक व्यक्ति के प्रमोशन पे लगा दिया जाता है, तब उसका यही हाल होता है। और हिंदुस्तान के बारे में ये बहुत शुरू से ये बात है कि मतलब खासतौर से जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, तब से ये है कि ये पावर के सामने बिल्कुल सरेंडर बिछ जाते हैं। आप देखिए मोदी ने क्या किया, माय फ्रेंड डोनाल्ड,
उसके लिए वो कैंपेन करने चले गए। चीन का राष्ट्रपति आता है, उसको वो झूला झुलाते हैं। फिर जब चीनी पार्टी का एक डेलीगेशन आता है, जिसको चीन भारत के कम्युनिस्टों को अगर सबसे ज्यादा किसी ने गालियां दी हैं, किसी ने देशद्रोही कहा है, आतंकवादी कहा है, वो है संघ और बीजेपी के लोग। लेकिन दुनिया की जो सबसे दुर्दांत कम्युनिस्ट पार्टी है, जब उसके छुटभइये नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल आता है, तो उसको ये अपने हेड ऑफिस में बुला करके उसकी चाय पानी करवाते हैं और ऐसे खड़े होते हैं जैसे कि उनकी पत्तल उठा रही है। ये है भारतीय जनता पार्टी की, इनकी विदेश नीति। अरे गंभीर बात है। आप बांग्लादेश में फेल हो गए। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने वाला था, आपको ये पता नहीं था। और जब तख्ता पलट हुआ तो आप उनसे ठीक से क्या निगोशिएट करें क्या ना करें आपको पता नहीं है। श्रीलंका में आपके सामने देखते देखते वहां की रिजीम चेंज हो गई। पाकिस्तान को चलिए ठीक है, मानते हैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन वहां पे इमरान खान अभी तक जेल में है। तो आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है, इसकी आपको पहचान ही नहीं है। अच्छा मान लो चलो पहचान है भी, जो ट्रांजेक्शनल जो पॉलिसी है आपकी कि ठीक है, तात्कालिक जो रणनीति है कि ठीक है आज बेहतर है खराब है। फॉरेन पॉलिसी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, उसकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती है। नेहरू के समय में हमारी फॉरेन पॉलिसी थी कि हम किसी की नहीं है, गुट निरपेक्ष है। ना हम अमेरिका के खेमे में है, ना हम रूस के खेमे में है। इस चीज को कमोवेश हिंदुस्तान ने फॉलो किया। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में इतने ज्यादा ये प्रो यूएस हो गया, इतने ज्यादा इनका झुकाव हो गया कि चुनाव बाकी लोगों से प्रचार इनके करने संबंध, चले गए। चुनाव प्रचार बिल्कुल करने बाकी लोगों से चले इनके गए। संबंध खराब हो गए, खराब हो गए। हम्म। और आज ये है कि न इधर के न माया मिली न राम। बहुत ही इनएक्टिव दिखता है भारत, किसी भी मुद्दे पे बोलता नहीं दिखता। ना गजा पे उन्होंने बहुत ज्यादा बोला, ना वेनेजुएला पे बोला, ना अब ईरान पे कुछ बोल रहे हैं। कुछ तो बोलिए, कुछ तो बातचीत करिए। कोई तो आपका दोस्त होगा, कोई तो आपका दुश्मन होगा। आप फॉरेन पॉलिसी में मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सबके अच्छे बने रहें। कहीं तो आपका झुकाव होगा थोड़ा बहुत, या कम से कम प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस के लिए आपका झुकाव हो। कहीं कोई झुकाव नहीं है। नहीं, वो उसकी वजह यही है ना कि जब आप अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए फॉरेन पॉलिसी को यूज करते हैं, जब आप अपने अपने घरेलू जो आपके वोटर हैं, जो आपका जो जिसको मीगा कहते हैं, वो मीगा ऑडियंस को जब आप एड्रेस करने के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी को यूज करते हैं, तो फिर आप कैसे बोल पाएंगे? आप किस हैसियत से ईरान के बारे में आप बोल सकते हैं? क्योंकि आप उलट के जवाब में जाएगा। मैं तो हैरान हूं कि इस दुनिया का कोई भी ऐसा राष्ट्राध्यक्ष नहीं हुआ होगा अदर देन वेस्टर्न कंट्रीज इन अमेरिका, जो कि रूस के साथ आप सबसे ज्यादा तेल खरीद रहे हैं। आपका पूरा मिलिट्री जो है वो रूस पे डिपेंडेंट है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका एयर डिफेंस से लेकर के मिसाइल तक आप रूस के साथ बना रहे हैं। रूस और यूक्रेन की वॉर चल रही है और मोदी जी कीव पहुंच जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि मतलब ये जो फॉरेन पॉलिसी की ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो हाइट है, दुनिया में शायद ही किसी को होगी। तो जब आपका पूरा पॉपा ने वॉर रुकवा दी, पॉपा ने वॉर रुकवा दी। आपने सुना होगा कि जब यूक्रेन से बच्चों को निकलवाना तो उन्होंने वॉर रुकवा दी पुतिन से फोन करके। बिल्कुल। बांग्लादेश में हिंदुओं को नहीं निकल पा रहे हैं, वहां पे रोज हिंदू मारे जा रहे हैं, रोज हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, उनको वहां पे किसी से वाइप आउट कर दिया गया। लेकिन इन्होंने यूक्रेन की वॉर रुकवा दी। तो जब नहीं, वहां कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, वहां कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं विश्व दीपक, लेकिन यहाँ अपने देश के अल्पसंख्यकों को असुरक्षित बना रहे हैं, जिससे आपका देश असुरक्षित हो रहा है, आंतरिक रूप से कमजोर हो रहा है। और अमेरिका जैसी शक्तियां यही चाहती हैं कि आपका देश अंदर से कमजोर हो, उसमें अखंडता की भावना ना रहे, एकता की भावना ना रहे, तो उसको तोड़ना आसान होगा। और ये उसमें सहयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकारी नीति सहयोग कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो बस यही लग रहा था कि जो ट्रम्प हैं ये पूरा किसिंजर मॉडल फॉलो कर रहे हैं और पूरे साउथ को बर्बाद कर देना चाहते हैं, या फिर कम से कम उस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि वो अमेरिकी हितों के काम आता रहे और बाकी वहां कुछ भी ना हो। देखिए, अमेरिकी साम्राज्यवाद, अमेरिका की एक अच्छी बात ये थी कि वहां पे डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी इस स्तर की है कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति को भी दो पड़ वहां पे जाकर के व्हाइट हाउस के सामने करके हवा में ही चिल्ला सकते हैं, आप उसके विरोध में नारे लगा सकते हैं। अमेरिका भले ही दुनिया भर में तानाशाह को प्रमोट करता रहा है और तख्ता पलट करवाता रहा है, लेकिन अपने घर में वो डेमोक्रेटिक रहा है। ये अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है और उपलब्धि भी रही है अभी तक की। तो मुझे इसमें एक एग्जांपल याद आता है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने वैम्पायर्स की फिल्में देखी कभी? वैसे तो रियल नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत। हाँ, पर हम वैम्पायर को इसलिए अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि वो खूबसूरत दिख रहे हैं। आप देखिए उनकी खूबसूरती के पीछे क्या है, वो खून पीते हैं दूसरों का।
पहले बिल्कुल, दूसरों का निश्चित रूप खून से। पीते हैं तब वो खूबसूरत दिखते हैं। अगर आप पूरी हाँ, दुनिया में हाँ। लोकतंत्र तबाह कर रहे हैं और फिर आपके यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो रहा है, तो आप दुनिया के सबसे अलोकतांत्रिक देश हैं, आपको कोई भी रियायत नहीं बिल्कुल, मिलनी चाहिए। बिल्कुल। आई एग्री, बिल्कुल। अमेरिका को कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए इस मामले में। अभी का जो अमेरिका है, वो हेनरी किसिंजर के दौर से ज़्यादा खतरनाक है। ज्यादा खतरनाक है। ट्रम्प की जो मानसिक स्थिति है, उसका जो पर्सनैलिटी है, उसका जो बिहेवियर है, अगर आप उसकी एनालिसिस करेंगे, और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमेरिका के बहुत सारे साइको एनालिसिस कहते हैं ऐसा, मानते हैं ऐसा। कोई मेंटली फिट नहीं है वो, अनस्टेबल है वो अपने जिसको कहते हैं ना कि इन अपने इच्छाओं से, अपनी जो उसकी त्वरित इच्छाएं हैं, उसकी विम्स एंड फैंसीज जिसको कहते हैं, उससे वो फैसले लेता है। और उसका जो हम्म। मागा बेस, वो सब कुछ मागा बेस के लिए करता है, जैसे हमारे यहाँ वाले सब कुछ मीगा बेस के लिए करते हैं। मेक इंडिया ग्रेट अगेन। बिल्कुल। तो हेनरी किसिंजर के दौर से मेरा मानना है कि आज का अमेरिका ज्यादा खतरनाक है। और हम्म। अभी आने वाले समय में उसकी ये जो हरकतें हैं वैश्विक स्तर पर, वो बहुत तरह हम्म। के अलायंसेस बनेंगे, बिगड़ेंगे, और मुझे लगता है कि 25 से ज्यादा खतरनाक जो है वर्ष जो है, अस्थिर वर्ष दुनिया के लिए 26 होने जा रहा है। नया वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित होगा, पता नहीं ऑर्डरली बिल्कुल। होगा कि नहीं होगा, लेकिन ऑर्डर तो हो जाएगा। डिसऑर्डरली नया वर्ड, डिसऑर्डर स्थापित होगा। ठीक है विश्वदीप, थैंक ठीक है, चलिए, यू। थैंक यू।